हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और ये आज मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर का फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। सेमीकंडक्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लगभग किए जा चुके हैं, केवल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस है उसका वीडियो बाकी है, वो मैं कर दूंगा। बाद में इन सारे वीडियो को मर्ज करके वन शॉट कर दिया जाएगा, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का एक वीडियो होगा वन शॉट, जिसको आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और साथ ही साथ पूरा इसका रिवीजन भी हो जाएगा। सो आइए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में आप जो सब सीखने वाले हो, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखोगे। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको यदि बेसिक का आइडिया है तो आप तेज़ी करके भी इसको देख सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी यदि नहीं जानते हो तो आप शुरू से ये देखो। बहुत छोटा वीडियो होगा, 20-25 मिनट का होगा, लेकिन बहुत काम का होगा। क्लियर है? सो देखो, पहला प्रॉब्लम है, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से फाइंड आउट करना है। पहला बोल रहा है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या ओवरलैप करता है कंडक्टर में। सो ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जब बैंड एनर्जी गैप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कॉम्परेटिव एनालिसिस भी करेंगे। एनर्जी गैप यदि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वो इंसुलेटर्स होते हैं, ये भी ट्रू है। फिर सी है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ता है? नहीं, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। सो ये आपको क्या है, फॉल्स है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, तभी तो उसका रेसिस्टेंस कम जाता है। सो ये ट्रू है। सो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ये है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखो, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। एक एटॉम की जगह आप बहुत सारे एटॉम को एक साथ में लेते हो तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका एनर्जी सेम एक समान रह करके या डिस्क्रीट की जगह एक कंटिन्यूअस बैंड में चेंज हो जाता है। आपको यदि इसमें डाउट हो या ज़्यादा जानना हो तो मेरा एक वीडियो है एनर्जी बैंड डायग्राम करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के और इसको समझ सकते हैं कैसे चेंज होता है। सो देर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म्ड वैलेंस बैंड। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एक बैंड बनाएगा, एनर्जी बैंड, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। ये बेसिकली एनर्जी का ग्राफ है। सो जो वैलेंस बैंड होगा उसका एनर्जी का वैल्यू कम होगा। क्लियर है? और ये जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होता है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्लो ऑफ करेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं। मीन्स कि इसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन हो उससे मतलब नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन को यदि करेंट में पार्टिसिपेट करना है, करेंट का फ्लो कराना है, तो उसको कंडक्शन बैंड में आना होगा। इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक वो करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज देखो, आपको करंट के पार्टिसिपेशन में कौन रोल प्ले करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन बैंड में रहता है। सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन बंधन में बंधा हुआ है तब वो वैलेंस बैंड में रहेगा, और जब वो फ्री हो गया, खुल गया, इधर से उधर वो जा सकता है, फ्लो ऑफ करंट को कर सकता है, तब वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में होते हैं। सो आप बोल सकते हो कि ये कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के केस में बहुत बहुत कम इसमें फिल्ड होता है। सो ये पार्शियली फिल्ड आप बोल सकते हो। कंडक्शन बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ करेंट के लिए। क्लियर है? और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ कंडक्शन बैंड का मिनिमम, ये जो गैप है, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। कौन सा सब्सटेंस है उसी हिसाब से ये जो डेल्टा ईजी बोल देते हैं, ईजी बोल देते हैं, ये सब डिपेंड करता है। सो अब अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको एक बार देख लेते हैं। आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर रखे हैं। सो आपको इसमें ज़्यादा समय देने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा कि मालूम है कि जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर का सबसे ज़्यादा होगा और सेमी कंडक्टर का बीच में होगा, इंसुलेटर का सबसे कम होगा। रेसिस्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट होगा।
जो बैंड स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समहाउ ओवरलैप करेगा। समहाउ ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में होंगे, वो फ्री होंगे करंट को फ्लो कराने के लिए। क्लियर है। जबकि ये इंसुलेटर के केस में ये गैप इतना ज़्यादा होगा कि ये ना आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ नहीं पाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि इसमें क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या इंसुलेटर करंट को फ्लो कराएगा? तो नो फ्लो ऑफ करंट। सो इंसुलेटर आपको करंट को फ्लो क्यों नहीं कराता है? बिकॉज इसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या उसका बोलो कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। जबकि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं होता है, ये फील्ड होता है। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है, या थोड़ा बहुत एम्प्टी हो सकता है, आप ऐसे समझो। अब ये देखो, यदि मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूंगा तो इसमें क्या है, इसमें गैप बहुत कम होता है। इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। तो देखो यहाँ पर ये सब चीज़ अगले लाइन में लिखा गया है, एनर्जी गैप जीरो और वेरी स्मॉल। यदि जीरो है तो फिर ये दोनों ओवरलैप ही कर रहेगा। करंट कैरियर्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी होते हैं। ये आप ध्यान दो, ये सेमीकंडक्टर का है। ठीक है, और यहाँ देखो कंडीशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड। ये दोनों फिल्ड भी हो सकता है, या फिर कंडक्शन बैंड इज सम वाट इम्प्टी, थोड़ा बहुत इम्प्टी हो सकता है, या कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इंसुलेटर की बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली अनफिल्ड होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा, जबकि वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। और सेमीकंडक्टर का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें क्या बोलते हैं, सम वाट एम्प्टी, मतलब थोड़ा बहुत एम्प्टी होगा, और जो एम्प्टी होगा ना वहाँ का इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में जाएगा। सो ये होगा सम वाट फील्ड। कुछ जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड से उठ करके वैलेंस बैंड से उठ करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इसलिए सम वाट एम्प्टी और ये सम वाट फिल्ड हो जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का आपको रेसिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, आपको रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिए, रेसिस्टेंस घटेगा। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, लेकिन बहुत कम घटता है, इसलिए हम लोग उसको आइडियली जीरो मानते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस बढ़ता है मीन्स की कंडक्टिविटी घटता है, रेजिस्टेंस घटता है मीन्स की कंडक्टिविटी बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, पॉजिटिविटी से आ गया, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि इसमें देखो जर्मेनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻19 है, और इसमें क्या है 10⁻29, ऑलमोस्ट आपको 10⁻10 टाइम्स पर मीटर क्यूब एक्स्ट्रा है ये। सिलिकॉन के केस में देखो कितना है। क्लियर है, सो आप समझ गए, एक ब्रीफ आइडिया हो गया। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। द सॉलिड विच हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आर। सो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस किसका होता है, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। क्लियर है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन। सो 0 केल्विन पर आप बोल सकते हो कि जो वैलेंस बैंड है वो पूरा फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड क्या है, फुल एम्प्टी। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड फुल एम्प्टी है। सो रेसिस्टिविटी क्या होगा इसका, आपको बहुत हाई होगा, मीन्स की कंडक्टिविटी जो है ये 0 होगा, और रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सो रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो इज इन्फिनिटी, बिकॉज थोड़ा भी कंडक्शन नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाना शुरू करते हो ये कंडक्शन करना शुरू करता है। क्यों शुरू करता है, बिकॉज कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, ए प्योर सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। यदि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता,
जो कि मेटल के केस में होता है, कंडक्टर के केस में होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, कोएफिशिएंट निगेटिव है। रीजन क्या दे रहा है, ये रीजन है, ये आपको असर्शन रीजन के फॉर्म का है। रीजन बोल रहा है, इन अ सेमीकंडक्टर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर मोर चार्ज कैरियर्स आर रिलीज, कंडक्शन इंक्रीजेज एंड रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। बिल्कुल सही बोल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक करेगा मीन्स कि होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में जाएगा, होल आपको वैलेंस बैंड में रहेगा। सो क्लियरली आपको फ्री जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन और होल के रूप में मिल जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और आपको कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। ये बोल रहा है कि मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी गैप इन कॉलम 2। आपको मालूम है कि डायमंड क्या है, इंसुलेटर है, तो इसका एनर्जी गैप हाईएस्ट होगा, तो सीधे आप बोलोगे ए का 4 हो गया। सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का आपको होता है, देखो सिलिकॉन कहाँ है, सिलिकॉन हो गया डी। सिलिकॉन का आपको होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डी आप A4 डी फर्स्ट ये हो गया, और बी थर्ड होगा। देखो बी क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, कंडक्टर है, तो इसका जो इजी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत कम होना चाहिए। किसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है, थर्ड का। सो ये डी हो जाएगा। और ये जो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आप ध्यान रख लो, जर्मेनियम का है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे, जिसमें कि जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर मोबिलिटी देन होल इन सेमीकंडक्टर रीजन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ होल। सारा कंसेप्ट को डिटेल में आपको अलग वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर जस्ट हम लोग रिविजन कर रहे हैं। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन आपको कितना 4 बॉन्ड बनाया, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन्वॉल्व है। अब मान लेते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर से इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी क्रिएट होगी। और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपको क्या है, चार्ज कैरियर है। इसको हम लोग बोलते हैं होल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल में सबको ये पता होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में चार्ज का वैल्यू सेम होता है, दोनों का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। होल का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन होल का जो मास होता है ना, इफेक्टिव मास इनफैक्ट बोलते हैं, वो हाई होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और होल का इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से होल का मूवमेंट कम होता है, होल का मोबिलिटी कम होता है, ठीक है। सो मास के कारण ही इसका मोबिलिटी कम होता है। सो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसका जो कंपैरिजन है इसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रियल में है, जबकि होल सिंपली वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन का। होल कोई है नहीं, होल वैकेंसी है, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज है, जबकि होल इज पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा आपको जानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमी कंडक्टर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय। सो इसके लिए पहले हम लोग की कंसेप्ट समझ लेते हैं, और की कंसेप्ट है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या सेमी कंडक्टर क्या हो गया, प्योर सेमी कंडक्टर। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध सोना है, खरा है, एकदम खरा। मीन्स कि इस विदाउट इम्प्योरिटीज़ है। अब इम्प्योरिटीज़ नहीं है इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल कैसे आएंगे, बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन एंड होल ही बेसिकली कंडक्शन कराते हैं, करेंट का फ्लो कराते हैं।
सो ये जनरेट केवल एक ही तरीके से हो सकती है, हीट से। मीन्स की टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स होंगे, और जितना नंबर ऑफ होल आपको वैलेंस बैंड में बनेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा। बिकॉज एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल होगा और आपको इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। क्लियर है? सो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक होल यहाँ आया, तो बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर। क्लियर है? ये बहुत लो कंडक्टिविटी होता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाकर कितना आप कैरियर जनरेट कर लोगे, कितना बॉन्ड ब्रेक कर लोगे, उसका भी एक लिमिट होता है। सो इसका लो कंडक्टिविटी होता है, इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर पर ऐसे डिपेंड करता है, इस इक्वेशन से डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये आपको क्या है, T इन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो आप देखो ए कांस्टेंट है, सो क्लियरली n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 3/2 है। क्लियर है? सो इसका जो ऑप्शन देखोगे इसका क्या होगा, आंसर इसका डी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या कंसेप्ट छुपा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मास एक्शन लॉ। इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ये बोलता है कि यदि Ni जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड है और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड है इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। इनफैक्ट क्या हुआ, किसी भी केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि Ne से डिनोट करो और नंबर ऑफ होल को यदि NH से डिनोट करो तो Ne इंटू NH होता है Ni के होल स्क्वायर के, जहाँ Ni क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्या है ये, हम लोग देख रखे हैं, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। देखो इसका बहुत यूज आगे में होगा। Ni अभी तो आप जान रहे हो कि Ne Ni के इक्वल है, NH आपको Ni के इक्वल है। इक्वल हुआ, एक आपको बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जितना होल और जितना इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो होल को मैं ऐसे खाली से दिखा रहा हूँ और जो इलेक्ट्रॉन को उसको फील्ड डॉट से दिखा रहा हूँ। सो अभी के लिए तो आप समझ गए, बट आगे में इसका बहुत यूज होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, जो कि कंडक्टिविटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया जाए, होल डेंसिटी दिया जाए, μe दिया जाए, μh दिया जाए। μe और μh मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल हुआ। सो कंडक्टिविटी के कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को देख लेंगे। देखो आपको मालूम है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंट्रीब्यूट करता है करंट के कंडक्शन में। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, होल आपको वैलेंस बैंड में रहता है, और यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो होल आपको इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बिकॉज ये आपको निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यदि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो होल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसको आई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इसके कारण जो करंट होगा इसको हम लोग आई होल कहेंगे। मीन्स कि दोनों करता है। अब इन दोनों के कारण क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग कंडक्टिविटी से समझते हैं। ठीक है, सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है E इंटू Ne μe प्लस NH μh। मीन्स कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल डेंसिटी इंटू मोबिलिटी ऑफ होल। अब एक दूसरा फॉर्मूला है कि कंडक्टिविटी के बाद कभी कभी आपको करंट निकालने के लिए भी पूछ देगा, तो कैसे निकालोगे। तो मालूम है आपको कि जो कंडक्टिविटी होता है वो J/E होता है, जहाँ J क्या है आपको करंट डेंसिटी और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे ध्यान रखो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल गोल्ड कॉइन की तरह समझो। सो इनको ना आप लिख लिया करो। सो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, J
ये को हुआ करेंट डेंसिटी, मीन्स करेंट पर यूनिट एरिया, डेट इज I बाई ए इंटू ई। और यहाँ से करेंट का ये फॉर्मूला होगा जिसको कि आप यहाँ पर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने अंदर ले गए, मीन्स कि मोबिलिटी के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अटैच कर दिए तो क्या हो गया, E इंटू ए एन ई म्यू ई ई प्लस एन एच म्यू एच ई। और म्यू इंटू ई होता है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। सो हमेशा ध्यान रखो, जो इसमें काम का फॉर्मूला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई वाला है काम का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है काम का, ये फॉर्मूला काम का है और ये फाइनली फॉर्मूला काम का है। सो आप बोल सकते हो कि फाइनल जो चेंज हो जाएगा करेंट का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, मीन्स कि चार्ज का वैल्यू, एरिया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। So at absolute zero temperature, that is 0 Kelvin, conduction band of semiconductor is completely empty, that is sigma is equal to 0, hence semiconductor behave as a absolute behave as a insulator। ये सब आपको पता है। अब देखो ये प्रॉब्लम नंबर 9 है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो आपको मोबिलिटी निकालने को बोल रहा है। तो आपको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी v कितना होता है, म्यू इंटू ई होता है, और आपको म्यू निकालना है तो v बाई ई हो जाएगा। सो v का वैल्यू दिया गया है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 और e का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻10। सो 10⁻⁻6 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, डेट इज 2.5 इंटू 10⁻6। देख लो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है बी। बहुत आसान प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ये बड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 8 हम लोग भूल गए, प्रॉब्लम नंबर 8 भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 बोल रहा था कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर। इनफैक्ट इसको आप बहुत आराम से बना सकते हो। सिग्मा हो जाएगा ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब देखो E का वैल्यू आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन ई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया गया 5 इंटू 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब, और म्यू ई देखो मीटर के टर्म है, तो आपको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। इट इज़ 5 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻6 मीटर क्यूब। दैट इज़ क्या हो गया 5 इंटू 10⁻18 इंटू 2.3 प्लस 8 इंटू 10⁻19। मैं यहाँ पर मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, इंटू 0.01। देखो कितना मोबिलिटी होल का इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम है। इसी से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो 23 गुना कम है। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर कौन सा आया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इफ़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल इन अ सेमी कंडक्टर इज 7/5 एंड रेशियो ऑफ करेंट इज 7/4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बहुत ही आसान है। आपने देखा था कि करंट जो होता है ना, करंट ड्यू टू होल होता है प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको इलेक्ट्रॉन के कारण, ये होल के कारण। और करंट का जो वैल्यू होता है वो क्या था, ई ए एन, जो करंट जो कि डेंसिटी हो गया इंटू वी डी था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डिवाइडेड बाय होल के कारण करंट इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई लिख दो। इलेक्ट्रॉन के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई ए एन एच वी एच कर दो। ठीक है, अब ई और ये दोनों कॉमन है तो ये हो गया आई ई बाई आई एच इज इक्वल टू एन ई बाई एन एच इंटू वी ई बाई वी एच। अब देखो एन ई बाई एन एच कितना है, रेशियो ऑफ करंट दिया गया 7/4, तो 7/4 इज इक्वल टू एन ई बाई एन एच हो गया 7/5। 7/5 इज इक्वल टू वी ई बाई वी एच। आपको निकालना है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही। सो क्लियरली ये यहाँ से हो जाएगा वी ई बाई वी एच इज इक्वल टू 5/4। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम होता तो आपसे सवाल नहीं बनता।
सो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत आसान है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेमीकंडक्टर पर अप्लाई किया जाए और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को n से दिखा रहे हैं और जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड को v से दिखा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या अंतर होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होगा, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और होल ज़्यादा क्रिएट होगा। सो n तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है, n तो बढ़ेगा ही। और टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और वेलोसिटी भी बढ़ती है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। सो बोथ n एंड v विल इंक्रीज। ये प्रॉब्लम नंबर जो 12 है ना, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो ये बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन हैज़ 500 केल्विन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ऑफ कंसंट्रेशन 1.5 into 10⁻16 per meter cube। डोपिंग ऑफ इंडियम इंक्रीजेज होल टू 4.5 into 10⁻22। और डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या है? सो डोपिंग मतलब क्या हो गया कि आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो। देखो, डोपिंग मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल चीज़ बाहर से ले ली है, ठीक है, डोप कर दिए, उसको गंदा कर दिए, जो प्योर चीज़ था उसको इम्प्योर कर दिए। लेकिन यहाँ पर इम्प्योर करके हमको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ इम्प्योर सेमीकंडक्टर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है। पहली टाइप की इम्प्योरिटी को हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, जिसके आउटर सेल में पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स कि जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपको खाली हो जाएगा। सपोज करो यहाँ फास्फोरस है तो ये अपना 4 तो कर लिया, 1 इसके पास में खाली रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो ये फ्री हो गया इसके लिए। इनफैक्ट फ्री नहीं होता है, बहुत कम एनर्जी से जुड़ा होता है, बहुत कम एनर्जी से। सो ये इसको तोड़ने के लिए बहुत कम आपको एनर्जी लगाना होता है, सो आप इसको खाली ही समझ सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी। चूंकि ये देता है इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। एंड ये क्रिएट करता है एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन ये देता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी कैरियर होगा, और या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा। यदि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो गया तो होल क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी समझ गए। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है कि 3 ही आउटर सेल में होता है, तो 4 चाहिए, तो 4 की जगह यदि 3 रहेगा, सपोज करो कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए ये 4 बॉन्ड चाहिए था, 1 बॉन्ड खाली रहेगा, तो ये आपको क्या रहेगा? ये आपको होल रहेगा। ये क्रिएट करता है पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ऐसे ऐसे बहुत सारे होल हो जाएंगे। सो होल एज मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एज माइनॉरिटी कैरियर। एंड इनके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। अब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे निकालते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकालते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। सपोज करो कि मैंने फास्फोरस डाला, ठीक है, तो फास्फोरस के में एक आपको डोनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो जितना फास्फोरस का एटॉम होगा ना, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको रेडियली अवेलेबल है। एक फास्फोरस का एटॉम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यदि Ne फास्फोरस को ऐड किए हो तो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नंबर ऑफ होल्स आपको निकालने होंगे, क्योंकि N टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर निकालने के लिए, इस केस में होल निकालने के लिए आप यूज़ करोगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बोलता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। सो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम लोग इसे समझेंगे। देखो, इसमें Ni का वैल्यू आपको दिया गया 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, और बोल रहा है कि डोपिंग इंडियम से कर दिए तो होल कितना हो गया? NH हो गया 4.5 इंटू 10⁻22। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज डोपिंग किया इंडियम से जो कि होल को बढ़ा दिया। तो किस टाइप का इम्प्योरिटी होगा? पी टाइप। मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल।
माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और आपको माइनॉरिटी निकालना होता है। तो आप करोगे NH इंटू NE इज इक्वल टू NI²। होल यदि मान लेते नहीं भी दिया रहता है तो आप कैसे निकालते, आपको होल का वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁻22, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको निकालना है, Ni हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16, ठीक है, Ni² था। सो Ne हो गया आपको 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाई 10⁻22, और ये 10⁻10 हो गया, और यहाँ 4.5 है, सो 3 हो गया, और ये आपको 0.5 हो गया, सो 5 इंटू 10⁻9। सो बेसिकली ये पी टाइप मटेरियल है, चूँकि होल इसमें ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर है उसका डेंसिटी ये आया। सो पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिस मच। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे जो है आपको वो है प्रॉब्लम नंबर, एसर्शन रीजन के तौर पे प्रॉब्लम नंबर 13। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ अनचार्ज क्रिस्टल। एसर्शन रॉन्ग है। आपको पी टाइप होने का मतलब एक होल भले ही है लेकिन चार्ज वाइज वो न्यूट्रल रहता है। चार्ज वाइज जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले वो आपको न्यूट्रल रहेगा। जैसे एक्सेप्ट करेगा तब उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। सपोज करो कि ये आपको एल्युमिनियम है, ठीक है, और इसके पास एक होल है। अभी ये आपको सेम, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भर देगा ना, उसके बाद इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल। रॉन्ग है, ये न्यूट्रल होता है। प्रॉब्लम नंबर 14 है जो कि आपको डोप्ड के केस में कैसे निकालते हैं कंडक्टिविटी, वो है। देखो, डोपिंग के केस में जो कंडक्टिविटी निकालते हैं ना, वो हम इंट्रिंसिक की तरफ ही होता है फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंजेस है सो हम लोग समझ लेते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच, ठीक है। अब आप सपोज करो कि डोनर इम्प्योरिटी दिए हैं। डोनर इम्प्योरिटी आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे देगा, मीन्स कि होल कम हो जाएगा। तो सिग्मा फिर हो जाएगा ई NE म्यू ई तो रहेगा, और ये जो NH म्यू एच है ना, इसको आप छोड़ दोगे क्योंकि बहुत कम जाएगा। जो NH है ना, जो डेंसिटी है होल का, वो बहुत कम जाएगा क्योंकि डोनर इम्प्योरिटी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है तो होल कम हो जाएगा। वैसे यदि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा ई NH म्यू एच। अभी सवाल देखो क्या है, आपको ये डोनर इम्प्योरिटीज़ है तो आपको डोनर एटॉम का डेंसिटी दिया गया 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोबिलिटी दिया गया है म्यू ई दिया है 3800, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया है। ये सेंटीमीटर दिया मतलब आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और NI ये आपको आई वॉश है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया कि कंफ्यूज हो जाए। सो आप निकाल दोगे सिग्मा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 ई हो गया, और म्यू ई का वैल्यू है म्यू ई का वैल्यू 10⁻17, और म्यू और क्या हो गया, NE का वैल्यू हो गया ये, और म्यू ई का वैल्यू हो गया 3800। सो इसी को आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाता है, ठीक है। आंसर आता है 60.8, ठीक है, MHO पर सेंटीमीटर। सो समझ गए कि डोप के केस में कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम इस केस में कैसे होता है यदि आप इंट्रिंसिक का केस लो या एक्सट्रिंसिक का केस लो। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछता है। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर लेवल इज सिचुएटेड 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबोव द वैलेंस बैंड, ठीक है। The maximum wavelength of light required to produce a hole will be। तो पहले हम लोग डायग्राम देख लेते तब आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग देखें, वैलेंस बैंड होता है जहाँ फील्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड होता है
जहाँ पर आपको यहाँ ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें और इसमें कुछ होल्स होते हैं। ठीक है, प्योर का चीज़ हो गया। एक होता है फर्मी एनर्जी लेवल, तो फर्मी एनर्जी लेवल इसके सेंटर में होता है। नेक्स्ट आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नहीं क्या ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब क्या है कि इसमें एन टाइप है, तो ये आपको जैसे सपोज करो कि फॉस्फोरस है, तो एक इसके पास में एक्स्ट्रा होगा। ये बहुत लूजली बाउंडेड होता है, बहुत थोड़ा सा, मीन्स थोड़ा सा एनर्जी दोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये मीन्स कि इसका जो एनर्जी होगा, जो आपने डोप्ड किया, उसका एनर्जी कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ा ही सा कम होगा, थोड़ा से कम जगह पे ये सिचुएटेड होगा। और हल्का सा तुम एनर्जी दिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे एनर्जी दिए बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो हो गया इस केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम एनर्जी है। और यहाँ पर ये है, ठीक है, तो हल्का सा दिए एनर्जी तो ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया। फर्मी एनर्जी लेवल जो है इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होता है, इसको आप डोनर लेवल भी बोलते हैं। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसी तरीके से आप यदि एक्सेप्टर की बात करोगे तो ये जो एक्सेप्टर वाल का जो बैंड डायग्राम है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा विजुलाइजेशन पर है, तो इसको विजुलाइज करने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर सपोज कीजिए कि एल्युमिनियम है, ठीक है, ये 3 से तो सही बॉन्ड बना लिया, 1 से आप इसने होल दे दिया, ठीक है, यहाँ पर बना नहीं पाया। अब ये एनर्जी लिया और ये एक्सेप्टर लेवल पे चला गया, ठीक है, मीन्स कि इसका एनर्जी ज़्यादा हो गया। ये एनर्जी लिया और ये होल को ब्रेक कर दिया और ये आपको एक दूसरे लेवल पर चला गया जिसको कि एक्सेप्टर लेवल बोलती है। मीन्स होल अब कंडक्शन के लिए फ्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये कुछ एनर्जी लूज कर दे, ये वाला जो सेकेंड जो हाइट पर है वो यदि एनर्जी लूज कर दे तो फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा। सो आप समझो कि जो एक्सेप्टर का जो लेवल है ना वो वैलेंस बैंड से ऊपर में होगा। और कितने ऊपर में होगा, तो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर में होगा। फर्मी एनर्जी लेवल आपको क्या है, इसके बीच में होगा। मीन्स आप बोल सकते हो कि एक्सेप्टर लेवल वो लेवल है जहाँ से यदि ये एनर्जी जहाँ पर ये है तो इसका मतलब एक होल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब यदि ये एनर्जी लूज कर देगा तो ये वैलेंस बैंड में आ जाएगा और ये जो होल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? अब ये थोड़ा विजुलाइजेशन का कंसेप्ट है, मेरे ख्याल में आप जो डोनर में समझे हो उसी से इसको रिलेट करो। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, देखो बहुत आसान है। देखो आपको बोल रहा है कि एक्सेप्टर लेवल क्या है, 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैलेंस बैंड से ऊपर में है। आपको मालूम है एनर्जी ई होता है Sc बाई लैम्डा और H का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻34। C का वैल्यू हो गया आपको 3 इंटू 10⁸ और यहाँ से चूंकि हम लैम्डा निकाल रहे हैं तो बाई ई हो जाएगा, तो 60 मिली के लिए 10⁻³ और ये सब जूल में कन्वर्ट किए हो। सो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 वो भी हम लोग रखेंगे। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि Sc का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और E का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रॉब्लम सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है। सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये बिल्कुल ट्रू है, सिलिकॉन प्रेफर्ड होता है। एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज मोर देन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। ये बिल्कुल गलत है। एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज लेस देन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। हाउएवर सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। लास्ट हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है। सो प्रॉब्लम ये है, हम लोग पहले कंसेप्ट समझ
समझ लेते हैं ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूज़न करंट। आपको मालूम है यदि पी और एन टाइप का मटेरियल है तो जो पी टाइप होता है उसके पास होल ज़्यादा होगा, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होता है दूसरे के पास में कम होता है तो ज़्यादा वाले से वो कम वाले के पास में जाता है, ऑलरेडी डिफ्यूज़ करता है। जहाँ पानी ज़्यादा है और दूसरी जगह पानी कम है तो वहाँ पानी का फ्लो होगा। सिंपली तो प्रकृति का नियम है। सो आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण आपको क्या होता है, यहाँ से होल इसमें जाएगा, ऐसे डिफ्यूज़ करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज़ करेगा। होल इसमें से पी से एन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, और इसको हम लोग डिफ्यूज़न करेंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट करेंट क्या है, जब ये इधर जाता है, जब ये एल्युमिनियम से सपोज करो कि होल इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये आपको जब लूज करेगा एन टाइप तो बेसिकली डोनर टाइप का मटेरियल हो जाएगा, प्लस चार्ज इमोबाइल आयन हो जाएंगे। वैसे ही एक्सेप्टर गेन करेगा तो माइनस चार्ज इमोबाइल आयन होंगे। तो यहाँ पर एक प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। आप ध्यान दीजिए ये सब क्या है, इमोबाइल, ये सब मूवमेंट नहीं करते, इमोबाइल आयन है। और ये रीजन जो आपको डिप्लीशन रीजन है ये बेसिकली चार्ज फ्री, आप बोल सकते हो मोबाइल चार्ज, मोबाइल जो चार्ज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होल, मोबाइल चार्ज फ्री रीजन है। इस सब डिस्कस पीएन जंक्शन में किया जा चुका है, वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो क्लियरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर इधर जाने से रोकेगा। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करना चाहेगा, होल को फर्दर इधर जाने से रोकेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोकेगा, इस तरफ फिर इसको भेजना चाहेगा। सो बेसिकली इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट इंट्रोड्यूस होता है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू द एन साइड ऑफ जंक्शन। ये तो हो गया मेजॉरिटी कैरियर के बारे में, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर भागेगा। सो ड्रिफ्ट करंट बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और जब आप बायसिंग करते हो, फॉरवर्ड बायसिंग जो हम लोग देख चुके हैं वीडियो में, तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट बहुत सपोर्ट हो जाता है और ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू बहुत बढ़ता है। सो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो करंट बढ़ता है वो बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर या ड्रिफ्ट करंट ही होता है। और जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाता है ना, तब आपको यहाँ पर बेसिकली फ्लो स्टॉप हो जाता है और पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। सो इस समय ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल होता है। सो आई थिंक इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। और प्रॉब्लम नंबर 18 लास्ट जो बहुत आसान है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का ड्रॉबैक क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, लाइक ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं, बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक है बहुत बड़ा वो ये है कि दे कैन नॉट बी यूज विथ हाई वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के बाद एक सबको कंबाइन करके एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सेमीकंडक्टर के वीडियो का बाप होगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सो आई एम श्योर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।